फाइनली आज दिन है वर्षा की डिलीवरी का। शॉकिंगली दिन के करीबन 1 बजे हॉस्पिटल वालों ने दूसरे बच्चे को भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। हमारे देश में इस तरह के सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं, भले ही बंदा मर जाए। 7 महीने प्रेग्नेंट एक लेडी रुखसार 2 दिन एडमिट रही। हॉस्पिटल वालों ने उस बच्चे को एक गत्ते के डिब्बे में डाला। इन सारी बोतल्स में मौजूद खून को इस तरह सिंक में गिरा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए उस महिला को सी सेक्शन के नर्क में धकेल देते हैं। जगह बन चुकी है। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम बड़े लेवल पर लेकिन सीक्रेटली हो रहे हॉस्पिटल स्कैम्स पर से पर्दा उठाएंगे। ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि इन स्कैम्स को आखिर अंजाम कैसे दिया जा रहा है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी समझेंगे कि आप अपने आप को और अपने परिवार को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हो। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। साल 2021 में एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स नाम की एक जर्नल ने इंडिया में बढ़ते हेल्थ केयर फ्रॉड्स पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में होने वाले 40% हॉस्पिटल स्कैम्स सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं और रिमेनिंग 60% स्कैम्स प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं। इस बढ़ते हुए हेल्थ केयर फ्रॉड का एक मेन रीजन है उन लोगों को निशाना बनाना जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ध्यान से समझो कि हॉस्पिटल में एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन करो एक सिचुएशन है जिसमें इस पर्सन ए के साथ एक पेशेंट है और इसका इलाज करवाने के लिए ये हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे इनसे पूछा जाता है कि इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर इस पर्सन ए ने ना बोल दिया तब तो समझ लो कि ये लोग बच गए, लेकिन अगर इस पर्सन ए ने ये बोला कि हाँ इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है तो समझ जाओ कि इस पेशेंट की वॉट लगने वाली है। अगर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी तो आप ऑलरेडी रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेशेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है। इसलिए ऐसे केस में डायग्नोसिस और इलाज के टाइम पेशेंट इतना सोचता ही नहीं है और हॉस्पिटल वाले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो ना जाने उसे क्या क्या टेस्ट करवाने को बोल देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे हॉस्पिटल वालों के लिए तो उतना ही ज्यादा फायदा है। ज्यादा बिल आएगा इज इक्वल टू ज्यादा पैसा मिलेगा। दिक्कत की बात यह है कि पेशेंट्स भी इस चीज को इस सोच के साथ सीरियसली नहीं लेते कि पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी का लगेगा ना, अपने को क्या है भाई, पैसे भले ही इंश्योरेंस कंपनी दे, शरीर तो तेरा खराब हो रहा है ना। इस स्कैम से रिलेटेड आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कि कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की आड़ में लोगों को जबरदस्ती एडमिट करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है। बात शुरू होती है 5 फरवरी 2020 से, जब हिमांशु सिंघल अपने बच्चे को दिल्ली के शालीमार बाग के एक फेमस हॉस्पिटल में लेकर गया। हुआ कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों से उसके 2.5 साल के बच्चे को हल्का बुखार और लूज मोशन की शिकायत आ रही थी। रूटीन कंडीशन में एडमिट हुआ, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और पूछा कि क्या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। हिमांशु के हाँ करते ही डॉक्टर ने बच्चे को एडमिट करवाने की सलाह दे दी, जबकि बच्चा कुछ दवाइयों से भी ठीक हो सकता था। खैर बच्चे को तुरंत ही एडमिट किया गया और ब्लड टेस्ट के लिए ले जाया गया। एडमिट करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि कैसे उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए रोक लिया जाए। इसी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए 6 फरवरी को कुछ और टेस्ट भी करवाए गए। प्लानिंग करी कि किस तरह से बच्चे के स्टे को ज्यादा से ज्यादा प्रोलॉन्ग किया जा सके। शॉकिंगली टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने दूर से ही बच्चे को देखकर ये बोल दिया कि बच्चे के एनल एरिया में कट्स लग रहे हैं, यानी कि फिशर्स हो रहे हैं, और बिना सोचे समझे उसे मोविकोल नाम की एक दवाई देने का ऑर्डर दे दिया। अब ये मोविकोल एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई है। इन्होंने एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मोविकोल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, वो प्रेस्क्राइब करी। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दवाई का मतलब ऐसी दवाई से होता है जो किसी एग्जिस्टिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशन को और ज्यादा सीवियर कर दे या फिर उसे और ज्यादा बढ़ा दे। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपको पीनट यानी कि मूंगफली से एलर्जी है और अगर कोई आपको पीनट बटर सैंडविच ही खिला दे तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यही काम मोविकोल ने उस बच्चे पर भी किया। चूंकि मोविकोल दवाई कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ही दी जाती है, मतलब ये कि मोविकोल भी लूज मोशंस ही क्रिएट करती है, इसलिए बच्चे की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल वाले यही नहीं रुके, उन्होंने मुंह से लेने वाली दवाई को उस बच्चे की नसों में डायरेक्टली ही उतार दिया। मेरे बच्चे को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। बच्चे के शरीर में पानी की इतनी कमी हो गई कि वो सीवियर शॉक स्टेज में चला गया और उसे तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया। कुछ ही टाइम में बच्चे का लीवर ही फेल होने लग गया। अपनी गलती छुपाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने हिमांशु सिंघल को उसी हॉस्पिटल की एक दूसरी ब्रांच में ले जाने को कहा। साथ ही हॉस्पिटल वाले उस छोटे से बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रेशराइज करने लगे। अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 4 दिन बाद ही वो 2.5 साल का बच्चा हॉस्पिटल वालों की लालच की वजह से मौत के घाट तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार-बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयां लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयां लिखें, और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इतने सारे सरकारी सर्कुलर्स निकालने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर ब्रांडेड दवाइयां लिखने का ही भूत क्यों सवार है। ये मेडिसिन स्कैम
अपने देश में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। अब देखो, हॉस्पिटल सबसे बड़ी धांधली जहाँ करते हैं वो है दवाइयों की प्राइसेस पर। लूट के इस हथियार को अच्छे से समझते हैं और इस खेल के अंदर चल के देखते हैं। ये स्कैम भी दो तरह से किया जा सकता है। पहला तो दवाइयों के बढ़ते हुए रेट्स के जरिए, और दूसरा किसी भी अनयूज्ड चीज का प्राइस चार्ज करके। एक एक करके दोनों ही कैटेगरीज को समझेंगे, पर शुरुआत बढ़े हुए रेट्स वाली कैटेगरी से करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुद को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गए और जो दवाइयाँ उसने लिखी वो आपको उस हॉस्पिटल से ही खरीदनी पड़ी? टेक्निकली डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखता है, पेशेंट उन दवाइयों को कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हॉस्पिटल्स उसे ऐसा नहीं करने देते। ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। इनफैक्ट जब डॉक्टर आपकी पर्ची में दवाइयां लिख देता है तो घंटी बजाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। ये असिस्टेंट आपकी पर्ची लेकर जाता है और उसका सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी, जहां वो आपको जबरदस्ती दवाइयां दिलवाता है। ऐसा होता क्यों है वो भी समझो। जब भी हॉस्पिटल वाले किसी दवाई बनाने वाली कंपनी से दवाइयों की डील करते हैं तो ये देखते हैं कि किस कंपनी की दवाई का प्राइस सबसे ज्यादा है और किस दवाई पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिल रहा है, और फाइनली उस दवाई को चूज कर लिया जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने बुखार की एक दवाई बनाई जिसकी कॉस्ट उसे पड़ी ₹1। अब ये कंपनी हॉस्पिटल के पास जाएगी और बोलेगी कि आप मेरी दवाई को ₹1.5 में खरीद लो। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, कंपनी उस दवाई का MRP वो ही सेट करेगी जो हॉस्पिटल वाले उसे बताएंगे। हॉस्पिटल वाले मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए उसका MRP रख देंगे ₹7, यानी कि ₹1.5 की दवाई अब पेशेंट को ₹7 की मिलेगी, यानी कि हॉस्पिटल वालों को इस दवाई पर हद से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट हॉस्पिटल के अंदर वाली दुकान पर जो दवाई मिलेगी उसका MRP हॉस्पिटल के बाहर वाली दुकान पर मिलने वाली दवाई के कंपैरिजन में अलग हो सकता है। एक रिपोर्टेड सर्वे में जो एक दवाई हॉस्पिटल के अंदर ₹858 की मिल रही थी, वही सेम दवाई बाहर दुकान से खरीदी तो ₹710 की MRP पर थी। इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि हॉस्पिटल वाले अपने पेशेंट्स को कितना चूना लगा रहे हैं। अब अगर बात करें दूसरे केस की, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस बिल में ऐड कर देने की, तो इस बात को एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। देखो, बात है 31 अगस्त 2017 की, जब 7 साल की एक बच्ची आद्या सिंह को डेंगू के इलाज के लिए दिल्ली के एक फेमस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक 5वें दिन आद्या की तबीयत बिगड़ने लगी और हालत इतनी खराब हो गई कि आद्या को वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। वेंटिलेटर का मतलब है किसी भी पेशेंट को आर्टिफिशियली सांसें देना। सऊदी अरेबिया की एक मेडिकल जर्नल ने साल 2019 में वेंटिलेटर पर सर्वाइवल की एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक वेंटिलेटर पर जाने के बाद 37% अडल्ट पेशेंट और 17% चाइल्ड पेशेंट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। इवन जनरल परसेप्शन भी यही है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। खैर, वेंटिलेटर पर रखने के बाद हॉस्पिटल वालों ने आद्या के माँ बाप को इन्फॉर्मेशन देना ही बंद कर दिया। इनफैक्ट पेरेंट्स के बार बार बोलने पर भी हॉस्पिटल वाले उन्हें आद्या के जिंदा होने की कोई भी रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहे थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 14 दिन बाद आद्या की मौत हो गई। आती तो तब हो गई जब आद्या के पापा जयंत सिंह को इन हॉस्पिटल वालों ने 16 लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिल देखकर जयंत सिंह के होश ही उड़ गए, क्योंकि बिल के हिसाब से उस 7 साल की बच्ची के ट्रीटमेंट के दौरान उसे 660 सिरिंजेस लगाई गई थी, यानी कि हर रोज लगभग 40 इंजेक्शंस। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट बाजार में 70 रुपए में ही हो जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जयंत सिंह से 5400 रुपए चार्ज कर रखे थे। और हद तो तब हो गई जब 15 दिन के इस पूरे ट्रीटमेंट में 2700 ग्लव्स जो हॉस्पिटल स्टाफ यूज करता है उसका भी पैसा चार्ज किया गया था। Gloves and 660 syringes were added to the bill. A thermometer and even the hospital gown Adya was dressed in was charged from the family. अब आप समझ पा रहे हो। एनीवेज, पैसा कमाने के लिए डॉक्टर्स ऐसे टेस्ट तो लिखते ही हैं जिनका आपकी बीमारी से कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन एक चीज और जो डॉक्टर्स करते हैं वो है सेटिंग वाली दवाइयां लिखना। सेटिंग वाली दवाई का मतलब है कि डॉक्टर वही दवाई लिखेगा जिस पे उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। मान लो आप कुछ हफ्तों से बीमार फील कर रहे हो और अपने पास ही के एक हॉस्पिटल में जाते हो। वहाँ आप एक जाने माने डॉक्टर को दिखाते हो। क्योंकि उस डॉक्टर के पास काफी ज्यादा पेशेंट्स आते थे, तो आपकी उम्मीद जग जाती है कि ये डॉक्टर आपको जल्दी से ठीक कर देगा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने आपको ये बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 हफ्ते की दवाइयां लिखकर दे दी। आप दवाई की दुकान पर गए तो पता चला कि डॉक्टर ने सारी ब्रांडेड दवाइयां ही दी हैं, जो कि काफी महंगी हैं। रात में आपने अपने एक दोस्त से बात की जो एक दवाई बनाने वाली कंपनी में ही काम करता था। दवाइयों के नाम सुनते ही आपके दोस्त ने आपको बताया कि ये सब टॉप टियर ब्रांडेड दवाइयां हैं, इसके आधे पैसों में तो जेनेरिक दवाइयां आ जाती। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयां क्या होती हैं? तो ध्यान से समझो, जब कोई कंपनी रिसर्च करके किसी भी दवाई को बनाती है तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। पेटेंट यानी कि एक ऐसा राइट जो किसी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए दिया जाता है। मोरओवर, किसी भी नई दवाई को बनाने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 साल के लिए ही होता है। तो इन 20 सालों में कोई और कंपनी सेम दवाई नहीं बना सकती। इन्हीं दवाइयों को बोला जाता है ब्रांडेड दवाइयाँ। रिसर्च पर टाइम और पैसा लगाने की वजह से ये ब्रांडेड दवाइयाँ काफी कॉस्टली होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोसिन, जो बुखार की एक दवाई है और इसका प्राइस है लगभग 33 रुपए। लेकिन
जैसे ही ये 20 साल पूरे होते हैं तो कोई भी कंपनी उस दवाई को बना सकती है, क्योंकि अब उस दवाई की रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है। तो इसलिए ही इन कंपनीज को अब रिसर्च में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल दवाई के फॉर्मूले की नकल करके नई दवाई बना ली जाती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सेम केमिकल्स ही होते हैं। जब रिसर्च में पैसा नहीं लगा तो ये दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक दवाइयाँ। जैसे अब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की ये वाली दवाई देता है, जो कि एक जेनेरिक दवाई है, और हाँ, इसका प्राइस है 16 रुपए। देखा जाए तो ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ सेम काम करती हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन से भी बनी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रांडेड वाली दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसे बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब होता ऐसा है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेचने का कमीशन देते हैं। ये कमीशन कैश में भी हो सकता है और एसी, टीवी, मोबाइल या फिर कोई ट्रिप के तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयाँ लिखें, और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इतने सारे सरकारी सर्कुलर्स निकालने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर ब्रांडेड दवाइयां लिखने का ही भूत क्यों सवार है। ये मेडिसिन स्कैम के सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। भले ही बंदा मर जाए, लेकिन पैसा कमाने का धंधा बंद नहीं होना चाहिए। इसी सीक्रेट क्लिनिकल ट्रायल्स का एक रियल केस साल 2010 में सामने आया और इस कंट्रोवर्सी में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तक का नाम आया था। इस केस को समझने से पहले एक बार शॉर्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखो। ये है यूटेरस और ये है वजाइना। यूटेरस और वजाइना को कनेक्ट करने वाले इस पाथ को सर्विक्स कहते हैं। इसी सर्विक्स में एक तरह का कैंसर जन्म ले सकता है, जिसे साइंटिफिक भाषा में सर्विकल कैंसर कहा जाता है। वैसे तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पर इस सर्विकल लाइनिंग में होने वाले कैंसर से बचने के लिए एक वैक्सीन महिलाओं को लगाई जाती है, जिसे HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन कहते हैं। अब सुनो, साल 2009 में हुआ क्या था। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाली करीब 16,000 लड़कियों को ये HPV वैक्सीन लगाई गई थी। वैक्सीन लगाने में समस्या नहीं थी, समस्या थी परमिशन जिस तरह से ली थी उसमें। इसमें से मैक्सिमम लड़कियों के लिए क्लिनिकल ट्रायल के कंसेंट फॉर्म पर साइन उनके माँ बाप ने नहीं, बल्कि उस हॉस्टल की वार्डन ने ही कर दिए थे। हुआ वही, इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट आना शुरू हुआ और कुछ लड़कियों की मौत भी हो गई। इस क्लिनिकल ट्रायल का एक और रियल इंसिडेंट सुनो। ये है राजस्थान में यहाँ है चूरू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ है जयपुर डिस्ट्रिक्ट। साल 2018 की बात। चूरू से 19 लोगों को बस में बिठाकर जयपुर लाया गया। उन्हें बताया गया था कि जयपुर में एक मेडिकल कैंप लग रहा है, जिसमें उन्हें काम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे और IPL मैच की टिकट्स भी दी जाएंगी। इन सब के लालच में ये 19 लोग जयपुर आ गए। बस जाकर रुकी मालपानी हॉस्पिटल पर, जहाँ सपोजिटली वो मेडिकल कैंप लगा हुआ था। रात हो चली थी, उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह एक डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है कि तुम सबको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, चिंता मत करो, जरा भी तकलीफ हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों को 9 दिन तक लगातार गोलियां दी गई। अब पूरा टाइम ये 19 लोग सोते ही रहते थे और दर्द में भी रहते थे। 9 दिन के बाद भी जब ये दर्द कम नहीं हुआ, तब उन्होंने कंप्लेन कर दी। इस पूरे मुद्दे पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ग्लेनमार्क नाम की एक बड़ी दवाई कंपनी ने ये ट्रायल्स करवाए थे और भांडा फूट एकदम ठंडी पड़ गई और बेहोश हो गई। तुरंत ही पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये कि हॉस्पिटल में जब भी आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो एक बार के लिए तो मना कर दो। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो तब भी आप मना कर दो। जब तक आपका सही से डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक आपको ये नहीं बताना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। ये बात तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि डायग्नोसिस भी आजकल इस बात पर डिपेंड करता है कि किस बंदे से कितना पैसा निकालना है। जिन केसेस में इमरजेंसी नहीं है, उन केसेस में आप 3 से 4 जगहों से डायग्नोस करवाओ, ताकि सही बीमारी का पता लगाया जा सके। एक चीज और जो आप कर सकते हो वो ये कि किसी डॉक्टर को अपनी जान पहचान में रखो, ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके और आप इस तरह के स्कैम के दलदल में फंसने से बच सकते हो। इसके अलावा ओवरचार्जिंग वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा हॉस्पिटल वालों से अपना आइटमाइज्ड बिल मांगो। आइटमाइज्ड बिल में आपको हर उस चीज की डिटेल मिल जाएगी जिसके लिए आपसे पैसे लिए गए हैं, जैसे डॉक्टर्स की फीस, टेस्ट चार्जेस, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट्स। हर आइटम का अपना एक कोड होता है जो आपको ये बताता है कि आपने कौन सी सर्विसेज ली हैं और उन सर्विसेज के लिए आपसे कितना पैसा लिया गया है। कई बार आपके हॉस्पिटल बेड टेबल के अंदर कुछ दवाइयाँ और सामान होता है, जनरली वो लॉक्ड भी होता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले उसका पैसा आपके बिल में जोड़ देते हैं। मतलब आपने यूज भी नहीं किया, वो सामान आपका है भी नहीं, फिर भी आपको उसके लिए पे करने के लिए बोला जाता है। कोई ना, अगर ऐसा कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं तो ऑब्जेक्शन करो, उस आइटम को अपने बिल से हटवाओ, हक है आपका। खैर, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ कि मैक्सिमम डॉक्टर्स स्कैमर नहीं हैं, लेकिन जो स्कैमर्स हैं उन अनएथिकल डॉक्टर्स की वजह से ही पूरी डॉक्टर कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर्स को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और बिना किसी लालच के पेशेंट्स का इलाज करना होगा, क्योंकि जिस प्रोफेशन को दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए उस पर्टिकुलर प्रोफेशन पर धब्बे लगना सही नहीं है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बस स्मार्ट बनना है। खैर, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैंसर होने से आप अपने आप को कैसे बचा